हेलो गाइज, वेलकम टू माय चैनल स्टूडेंट्स ग्रूमिंग। आज हम पढ़ेंगे अंग्रेजी विषय और अंग्रेजी में पढ़ने जा रहे हैं। उस टॉपिक का नाम है टेंस। इसके पहले हम पढ़ चुके हैं, आपके सामने 3 टेंस पढ़ चुके हैं। और 3 कौन कौन से हैं? प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस हो गया, पास्ट इंडेफिनिट टेंस हो गया, और इसके अलावा हो गया फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस। और आज हम कंटिन्यूस को स्टार्ट करने जा रहे हैं। कंटिन्यूस में भी बच्चों आपके सामने 3 टेंस आएंगे। तो इनमें से आज पहला जो अपन ने लिया है उसका नाम है प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस। ये भी बहुत आसान टेंस है और आप इसको यदि 10 मिनट ये वीडियो सही ढंग से देख लेंगे तो आपको पूरा ये टॉपिक आसानी से समझ में आ जाएगा। वीडियो शुरू करें उससे पहले मैं आपको बता दूं, यदि आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ अभी सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को बटन को दबा दें, जिससे कि आपको आने वाले वीडियो आसानी से और समय पर मिल जाए। तो आइए शुरू करते हैं आज का वीडियो। अपने नाम लिया है इसका प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस। आज का विषय बहुत आसान है, इसका नाम है प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस। और इस टेंस को भी हम पूर्व की भांति जो हमने वीडियोज में देखा है, इसको भी हम 2 प्रकार से पढ़ेंगे। एक तो हम ये पढ़ेंगे कि हमें किस प्रकार से इस जो टेंस है उसका बेसिक ज्ञान होना चाहिए। यहाँ तो हमने लिया इसको बेसिक ज्ञान के रूप में कि क्या होता है, और यहाँ इस पार्ट में आप देखेंगे बाद में कि किस प्रकार से एग्ज़ाम के दृष्टिकोण से या कंपटीशन एग्ज़ाम के हिसाब के अनुसार आपको कौन कौन से एग्जाम्पल्स हैं या किस प्रकार से वर्ब की फॉर्म को भरना चाहिए हमें। तो शुरू करते हैं। एक बार हम शुरू कैसे करेंगे, हमने 3 एग्जाम्पल लिखे हैं। वह खा रही है, वह पढ़ रहा है, हम खेल रहे हैं। ये 3 एग्जाम्पल हैं और तीनों एग्जाम्पल जो पैटर्न है उनमें हम देखते हैं कि कौन कौन से इसमें पैटर्न है। तो हम देखते हैं यहाँ पे जो पहले वाला सेंटेंस है उसमें हमने देखा है सभी में, हम देखो रहे है सब में आ रहा है, और साथ में क्या आ रहा है? रही है, रहा है और रहे हैं। एक बार दोबारा देख लें कि जो कंटिन्यूस टेंस है इसके अंदर जो वाक्यों का हिंदी में पैटर्न है वो बन रहा है रही है, रहा है और रहे हैं, और उनके पहले वर्ब आ रही है खा, पढ़ और खेल। तो इनसे हमें ये निष्कर्ष निकाल लेते हैं, ये सारांश निकलता है कि जो प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस है उस टेंस के अंदर ये वाला पैटर्न बनता है जिसको हमने नाम दिया है रहा है, रही है, रहे हैं। और आगे चले उससे पहले आपको ये बता दें कि कंटिन्यूस का मतलब ही होता है कोई काम कंटिन्यू हो रहा है या कोई काम लगातार हो रहा है। और इसे हम हिंदी में कैसे पहचानते हैं? यदि कोई काम कंटिन्यूस या कंटिन्यूटी में हो रहा है तो हम इसको पहचानते हैं रहा शब्द से। जो रहा शब्द हमें ये बता रहा है कि ये काम अभी चल रहा है। तो आपने देख लिया कि ये जो पैटर्न बन रहा है किसका है? रहा है, रही है और रहे हैं। इसका मतलब ये प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस है। इतना ही आपको याद करना है। यदि ये आपको याद हो जाए रहा है, रही है, तो आप ये मानिए कि आप समझ गए कि प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस क्या है। अब यदि आपने इतना जान लिया है तो हम इसको अंग्रेजी में कन्वर्ट कैसे करेंगे, ट्रांसलेट कैसे करेंगे बच्चों? बहुत ही आसान है। जैसे हिंदी में शब्द आ रहा है रहा, तो वैसे ही अंग्रेजी में जो मेन वर्ब होती है उसके साथ में हम जोड़ देते हैं आईएनजी। ये देखो आपके सामने कर रखा है मैंने, ये मेन वर्ब है और मेन वर्ब के अपन क्या ऐड करना है? आईएनजी, दैट्स ऑल। इसी के साथ में कौन सा टेंस बन गया? ये कंटिन्यूस हो गया। अब हमें बनाना कौन सा है? प्रेजेंट कंटिन्यूस। तो प्रेजेंट कंटिन्यूस बनाने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा कि इस वर्ब के पहले हमें ये 3 शब्द आ रहे हैं, इनको बोलते हैं हेल्पिंग वर्ब। और ये 3 कौन कौन से हैं? इज, एम और आर। इसका प्रयोग पहले हम पढ़ चुके हैं। इस किस में काम आ रहा है? इस काम में आता है एक क्वेश्चन में। एम काम में आता है आई के साथ, और ऐसे आर किस में काम आ रहा है? आर आ रहा है बहुवचन के साथ में। तीनों का एक ही फंक्शन है, तीनों एक ही काम में आते हैं। डिफरेंस कितना है कि इनका यूज एक वचन और बहुवचन के हिसाब से बदलता रहता है। समझिए आप लोग। अब हम शुरू करते हैं इसको चेंज करना। चेंज करो उससे पहले अगेन एक बार हम वो चीज़ बता दें जो बहुत ही कॉमन है, ऑर्डिनरी है, कि जब भी हम अंग्रेजी में वाक्य बनाते हैं तो बनते हैं सब्जेक्ट और वर्ब। ये आप हमेशा याद कर लें। तो हम सबसे पहले लिखेंगे सब्जेक्ट और उसके बाद में आता है वर्ब। सब्जेक्ट आप देख रहे हैं सभी में वही चलते आ रहा है,
तो उस पर ज़्यादा ध्यान देने की आवश्यकता अपने को नहीं है। वर्ब को अपने को यहाँ ज़्यादा इम्पोर्टेंस देनी है। तो देखते हैं, वह खा रही है, तो वह को ये लड़की है, तो लड़की को हम बोलते हैं सी। क्या बोलते हैं? सी बोलते हैं। और जैसा कि अपन ने ऊपर देखा है कि इन तीनों में से एक को काम लेना है, तो लड़की एक क्वेश्चन है, तो हमने लिखा है इज। और वर्ब कौन सी है? खाने को बोलते हैं ईट। खाने को क्या बोलते हैं? ईट, EAT। और ईट का हमने क्या ऐड कर दिया? इसके साथ में जोड़ दिया ING। जैसे ही ING जोड़ दिया तो इसका अर्थ हो गया खा रहा, या खा रही, या खा रहे। और ये जो इज बता रहा है इसका अर्थ होता है। तो इस पूरे वाक्य का अर्थ क्या हो गया? सी इज ईटिंग, वह खा रही है। ऐसे दूसरा वाक्य लेते हैं, वह पढ़ रहा है, तो वह लड़का है, तो लड़के को हमने लिखा है ही। और यहाँ वर्ब पढ़ने को बोलते हैं रीड, तो रीड के हमने क्या जोड़ दिया? ING जोड़ दिया। तो ये हो गया रीडिंग। रीडिंग का मतलब पढ़ रहा है। नहीं बना अभी, है कहाँ से बनेगा? है बनेगा इज से। किससे बनेगा? जैसा अपन ने देखा है, इज MR लिखते ही इसका अर्थ बन जाता है। और ING का एडिंग ये हमें ये बताता है कि इसका अर्थ हो गया कंटिन्यूटी या रहा। तो ये हो गया ही इज रीडिंग। ऐसे तीसरा सेंटेंस आइए, हम खेल रहे हैं। हमको बोलते हैं अंग्रेजी में वी, और खेल रहे को बोलते हैं प्ले, और ING लगा दिया, हो गया रहा। प्लेइंग का मतलब हो गया खेल रहा। और है कहाँ से बनेगा? ये आपने आर जोड़ दिया, तो आर जोड़ते हो गया खेल। ये बहुवचन है, तो बहुवचन में हम लेते हैं आर काम में लेते हैं। तो ये हो गया वी आर प्लेइंग और फुल स्टॉप। ये 3 वाक्य आपके सामने बच्चों आ गए। और ये तीनों वाक्य हमेशा की बात है, ये कौन से वाक्य कहलाते हैं? ये कहलाते हैं सकारात्मक। क्या कहलाते हैं? सकारात्मक वाक्य हैं। और इन्हें हम अंग्रेजी में बोलते हैं अफर्मेटिव, AFFIRM अफर्म, और एटिव, ATIVE। और इनका मतलब क्या होता है? हाँ वाले वाक्य हैं, अर्थात कोई काम हो रहा है, वहाँ मना नहीं हो रहा है। तो अभी आपने अपने जान लिया यहाँ पर कि ये प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस के अफर्मेटिव सेंटेंस या सकारात्मक वाक्य हैं आपके सामने। आपने यहाँ पर इनकी अंग्रेजी बनाना भी सीख गए। अब हम आते हैं नेक्स्ट स्टेज में, और नेक्स्ट में हम देखें अंदर क्या आ रहा है। यहाँ सभी में नहीं लग रहा है। क्या लग रहा है? नहीं। और ये वाक्य जहाँ नहीं आता है इन्हें हम कहते हैं नकारात्मक। नकारात्मक, तो ये 3 फिर इन्हीं वाक्यों को हमने नकारात्मक बना दिया है। और नकारात्मक कैसे बन गए? इनके नहीं लग गया तो नकारात्मक हो गए हैं। अंग्रेजी में क्या कहेंगे? इनको कहते हैं नेगेटिव, NEGATIVE। और हमें अंग्रेजी में ट्रांसलेट करने के लिए बहुत सिंपल चीज़ है कि वर्ब के पहले हमें नॉट लगाना है, जैसे हमने पूर्व में किया है। पहले वाले वीडियोस में जो टेंस बताए वहाँ भी हमने वर्ब के पहले जो मेन वर्ब है उसके पहले नॉट डाला, तो यहाँ भी हम नॉट डाल देंगे। सी इज, और ये कर दिया नॉट ईटिंग। ऐसे ही इज नॉट रीडिंग, वी आर नॉट प्लेइंग। बाकी और कोई परिवर्तन वाक्य में नहीं है, केवल क्या है, हमने नॉट को ऐड कर दिया है। समझ गए होंगे आप लोग। अब आगे चलते हैं, इसका तीसरा रूप कौन सा है। अब देखो हमने कर दिया, क्या लिख दिया सभी में, क्या क्या क्या, और अंत में आ रहा प्रश्नवाचक चिन्ह। तो प्रश्नवाचक चिन्ह हमें ये कह रहा है कि प्रश्न वाले वाक्य हैं, और प्रश्न वाले वाक्यों को हम कहते हैं हिंदी में तो प्रश्नवाचक कहते हैं। अंग्रेजी में क्या कहेंगे इनको? अंग्रेजी में कहेंगे इंटेरोगेटिव। स्पेलिंग क्या है? INTERROGATIVE, ये हो गया इंटेरोगेटिव। और इंटेरोगेटिव कैसे बनते हैं? यदि आपने हिंदी में क्या लिख दिया है और अंत में प्रश्नवाचक चिन्ह लगा दिया है तो इसका मतलब ये इंटेरोगेटिव सेंटेंस कहलाएंगे। इंग्लिश का ऐसा थोड़ा तरीका अलग है, जिस क्या हमने कल भी बताया था कि क्या को अंग्रेजी में बोलते हैं व्हाट। क्या बोलते हैं? व्हाट। लेकिन हमें इनको ट्रांसलेट करने में व्हाट नहीं लिखना पड़ता है। अंग्रेजी में बहुत ही आसान तरीका है कि यदि उस वाक्य की जो सहायक क्रिया या हेल्पिंग वर्ब है उसे हम वाक्य के शुरू में रख देंगे। कहाँ रखेंगे? शुरू। आप देखिए हमने वाक्य के शुरू में रख दिया इनको, इज, आर, तो शुरू में आ जाएगी।
तो ये वाक्य अपने आप ही प्रश्न वाले बन जाएंगे, हमें अलग से व्हाट या और कुछ लगाने की आवश्यकता नहीं है। और ये तीनों चीज़ अपने देख रहे हैं हेल्पिंग वर्ब में, और तीनों ये वाक्य के शुरुआत में आ गई है। जैसे ही शुरुआत में आ गई तो हम इसको बोलने में ऐसे बोलेंगे क्या, तो अपने आप क्या का अर्थ निकल गया नहीं, यहाँ पर हमें वाट या अलग से जोड़ने की आवश्यकता नहीं है, बाकी चीज़ वैसी की वैसी है। अर्थात हमने क्या किया, जो अफर्मेटिव सेंटेंस है वो वैसा का वैसा ही है, केवल इसकी जो हेल्पिंग वर्ब है इज, उसको हमने शुरू में रख दिया। तो वाक्य बन जाएगा इज सी ईटिंग। ये देखो हमने ये लिखा है इज सी ईटिंग, और प्रश्नवाचक चिन्ह लगाना अत्यंत आवश्यक है, नहीं तो गलत हो जाएगा। ऐसे दूसरा वाक्य ही इज रीडिंग, तो हमने फिर हेल्पिंग वर्ब का है इसके अंदर, इज है, इज को हमने पहले दिया, ये हो गया इज ही रीडिंग, और प्रश्नवाचक चिन्ह ये भी हो गया। ऐसे तीसरा वाक्य है वी आर प्लेइंग, यहाँ हेल्पिंग वर्ब क्या है, आर है, तो आर का पहले लिख दो, तो आर को पहले लिखा तो क्या हो गया, आर वी प्लेइंग। तो ये क्या हो गए तीनों, ये हो गए इंट्रोगेटिव या प्रश्न वाले वाक्य। इन्हें आपको इतनी ही सावधानी बरतनी है कि उस वाक्य में जो भी हेल्पिंग वर्ब आता है उसको वाक्य के बिगिनिंग या शुरुआत में रखना है। यदि आपने इतना कर दिया तो प्रश्नवाचक चिन्ह लगाने के साथ ही ये वाक्य इंटेरोगेटिव सेंटेंस बन गए। अब आते हैं अंत में, और अंत में आप देखो इसमें दो चीज़ देख रहे हैं, एक तो क्या भी देख रहे हैं और आप नहीं भी देख रहे हैं, देख रहे हैं ना आप, इसमें भी क्या है और इसमें भी नहीं है, इसमें भी क्या है और इसमें भी नहीं है। तो इन तीनों का, दोनों का अर्थ क्या निकलता है, दोनों का अर्थ यही निकलता है कि इस वाक्य में दोनों प्रकार की विशेषताएं हैं। ये क्या का मतलब प्रश्नवाचक भी है और नहीं का मतलब नेगेटिव या नकारात्मक भी है, अर्थात ऊपर वाले जो ये वाक्य हैं इन दोनों का ये मिश्रण कह सकते हो आप। तो इसमें हमें अलग से क्या करना है, अलग से कुछ भी नहीं करना है, इस वाक्य इतना ही करना है। यदि हमें इंटरोगेटिव बनाना है तो हेल्पिंग वर्ब पहले आएगी, यदि नहीं जोड़ना है तो नहीं को आप याद रखिए परमानेंट कि नहीं मेन वर्ब की फॉर्म के पहले आता है और हेल्पिंग वर्ब के बाद में आता है, याद कर लिया आपने। अभी हम और समझ जाएंगे इसको देखेंगे तो हमने यही जो वाक्य है इसी वाक्य को दोबारा देखते हैं। इज को शुरू में ले लिया तो क्या हो गया, प्रश्नवाचक बन गया। इज सी, और ये ईटिंग है मेन वर्ब है, इसके पहले अपने को लिखना है नॉट, तो हमने लिख दिया नॉट। क्या लिखा है, नॉट और ईटिंग, तो उत्तर क्या हो गया, इज सी नॉट ईटिंग। समझ गया। ऐसे दूसरे वाक्य में आइए, इसमें भी है इज ही नॉट रीडिंग, और थर्ड भी ऐसा ही है आर वी नॉट प्लेइंग। और ये भी आपका वाक्य इंटरोगेटिव और नेगेटिव बन गया। और आप देखिए हमने 3 नोट लगा रखे हैं, और तीनों नोट कहाँ लगाए हैं, तीनों नोट लगाए अपन ने मेन वर्ब के पहले। समझ गए आप। चलो यहाँ पर अपना ये काम समाप्त हो गया। ये आपको केवल और केवल इसलिए बताया गया है कि इससे क्या आप ये जान जाएंगे कि प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस कैसा है, आप कैसे पहचानेंगे, अंग्रेजी में कैसे पहचानेंगे और हिंदी में कैसे पहचानेंगे। तो मैं इसको समराइज़ कर रहा हूँ कैसे, कि हिंदी में यदि आप बच्चों इसमें ये देखते हैं रहा है, रही है, रहे हैं, तो ये हिंदी वाले वाक्य कैसे भी हों सारे के सारे प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस कहलाते हैं। ऐसे ही यदि आपने इनको अंग्रेजी में देखा है, और अंग्रेजी में क्या देखना है आपको, इज, एम और आर, याद कर लो, इज, एम और आर, और उनके साथ में वर्ब की आईएनजी लगती है, तो ये प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस है। ये केवल मैंने आपको बताएं पहचानने या जानने के दृष्टिकोण से। इनका एप्लीकेशन कैसे होगा, इनका प्रयोग कैसे होगा, इनको आप कैसे काम में लेंगे, ये आगे बताएंगे। यहाँ पर आपने केवल इसके बारे में जान लिया कि प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस क्या होता है। आपके सामने 2 प्रकार के प्रश्न आते हैं परीक्षा में। एक बार तो यही पूछा जाता है कि इन वाक्यों जो खालिस्तान दिए होंगे इन वाक्यों में आपको प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस भरना है, तो आप सीधे ही भर देंगे, कोई डाउट नहीं, कोई तो पूछ ही रहा आपको प्रेजेंट कंटिन्यूअस।
तो आपको क्या लिखना है, इज, एम, आर और वर्ब के आईएनजी। ये तो इसका एक तरीका हो गया। दूसरे जो वाक्य अभी आपके सामने दिख रहे हैं, इनमें आपको यह नहीं कहा जाएगा कि आप इसमें प्रेजेंट कंटिन्यूस की फॉर्म लिखिए, कुछ भी नहीं कहा जाएगा इसमें। और आपको केवल यही कहा जाएगा कि ये जो खालिस्तान आप वाक्यों में देख रहे हैं, इनमें वर्ब की कौन सी फॉर्म आएगी उसको आपको भरना है। तो आप चक्कर में पड़ जाएंगे, और चक्कर में पड़ेंगे तो उसके लिए हमने आपकी सहायता के लिए कुछ हिंट यहाँ पे दिए हैं जो हमने पूर्व के टेंसेज में दिए हैं, और इसी की सहायता से आपको ये असर्टेन या सुनिश्चित हो जाएगा कि इसमें वर्ब की कौन सी फॉर्म आ जाएगी, बिना बताने की आवश्यकता यहाँ पर नहीं है कि प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस है। अब हम आगे चलते हैं तो आपको कुछ पैटर्न मिलेंगे, उससे पता लग जाएगा। ये प्रैक्टिस एक्सरसाइज आपके सामने हमने लिखा है वी, फिर है ब्लैंक, नाउ, और इसमें दे रखी है प्ले। अब इस प्ले जो वर्ब की फॉर्म है ब्रैकेट में दे रखी है, इसकी कौन सी फॉर्म आएगी। तो बच्चों वर्ब की फॉर्म बहुत सारी फॉर्म होती है, और यहाँ जितने टेंस उतनी फॉर्म, जितने टेंस है उतनी ही फॉर्म होती है वर्ब की। तो यहाँ आपको कौन सी फॉर्म भरनी है, ये आपको खुद को अंदाज लगाना पड़ेगा, जानना पड़ेगा। और ये कैसे जानेंगे, ये आपको जानेंगे, एक शब्द लिखा हुआ है, ये है नाउ। तो नाउ शब्द हमें ये कहता है कि जब भी हम वाक्य में नाउ देखें, आप याद कर लें इसको, कि हमें इज, एम, आर और वर्ब के आईएनजी लगाना है। समझ गए आप? क्या लगाएंगे, इज, एम, आर, ये तीनों का जोड़ा हो गया, और उसके बाद में वर्ब के आईएनजी लगाना है। तो मैं एक बार आपके फायदे के लिए तीनों को लिख रहा हूँ, इज, एम और आर, और वर्ब कौन सी है, प्ले। तो प्ले क्या होगा, PLAY, प्ले, और हमने जोड़ दिया इसके ING। कितना आसान है यहाँ तक। अब हमने तीन जो हेल्पिंग वर्ब हैं, ये हमें सब्जेक्ट के साथ में तय करना है कि कौन सा आएगा। तो वे हम पहले बता चुके हैं कि बहुवचन है, और इसमें से बहुवचन वाला कौन सा है, इज भी नहीं है, एम भी नहीं है, और आर है। तो इन दोनों को हटा दिया, और आपके सामने क्या रह गया, आर। इसका उत्तर क्या हो गया, वी आर प्लेइंग नाउ। तो ये आपने वर्ब की सही फॉर्म भर दी है। ऐसे दूसरा एग्जाम्पल आप, दे ब्लैंक ए पार्टी एट दिस टाइम। यहाँ पर जो शब्द में जिसकी आपको बात कर रहा हूँ वह है एट दिस टाइम। एट दिस टाइम जब भी आता है बच्चों, तो आपको वर्ब की ये वाली फॉर्म भरनी है, इज, एम, आर और वर्ब के ING, ये आपको आ जाना चाहिए। इसी को हम बोलते हैं प्रेजेंट कंटिन्यूअस। यहाँ नाम नहीं बताया, तो आपके पास यही तरीका है कि इन शब्दों की सहायता से आप इसको पहचान लें और इस वाक्य में भरें। तो इसमें क्या आएगा बताओ आप, इसमें आएगा अगेन भी इज, एम, आर। में तीनों लिख रहा हूँ, तीनों इसलिए लिख रहा हूँ क्योंकि ये जोड़े में है, ये साथ में इनका कॉम्बिनेशन है। अब फिर बाद में आपको एक छांट लेना जो अच्छा लगे। तो अच्छा, जैसे दे है, दे अगेन बहुवचन है, तो यहाँ पर आर आएगा, और हम दोनों को मिटा रहे हैं। और वर्ब कौन सी है, एंजॉय। तो एंजॉय के हमें क्या जोड़ना है, ING, ENJOYING। तो इसका उत्तर क्या हो गया, आर एंजॉइंग, दे आर एंजॉइंग ए पार्टी एट दिस टाइम। ऐसे एक और एग्जाम्पल लेते हैं। जितने एग्जाम्पल आप निकालेंगे उतना ही आपको इजी रहेगा और आसानी से समझ में आएगा। ये है ही खालिस्तान ए बुक करंटली। करंटली अगेन एक ऐसा शब्द आ गया इस वाक्य में जो यह बता रहा है कि ये प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस है, अर्थात ये जितने शब्द आपके सामने आ रहे हैं ये इसी बात की ओर इशारा कर रहे हैं कि अभी कोई काम हो रहा है। प्रेजेंट कंटिन्यूअस का मतलब ही यही है। क्या मतलब है, कि अभी कोई काम हो रहा है या चल रहा है, रुका नहीं है। और इस चीज़ को बताने के लिए ये वाले शब्द है, नाउ आ गया, एट दिस टाइम आ गया, करेंटली आ गया, और आगे आगे नाउ ए डेज आ गया, प्रेजेंटली आ गया, और मैंने नीचे तीन और लिख दिए हैं। और भी कुछ ऐसे वर्ड आपको मिल सकते हैं जिससे आपको पता लगे कि यहाँ कोई काम या एक्शन अभी चल रहा है। और जैसे ही आपको ये पता लगे कि एक्शन या कोई काम हो रहा है, तो आपको एक ही याद करना, आंख बंद कर लें और इज, एम, आर और वर्ब के ING लगा दें। इस वाक्य में देखते हैं, तो यहाँ भी क्या करना है, वो राइट है,
और राइट की यहाँ कौन सी फॉर्म आएगी आप जानेंगे हमें, और यह है इज एम आर, इज एम आर। अगेन लिखो, और राइट WRIT ई। तो पहले तो ही देखिए, ही एक वचन है तो साथ में आएगा इज, ये दोनों हट जाएंगे, एम और आर हट के, तो ही इज। राइट के ING लगा दो, जब ING लगाते हैं तो ई हट जाता है और हम लगाएंगे ING लगा दिया, तो उत्तर हो गया ही इज राइटिंग ए बुक करेंटली। ऐसे ही है नाउ डेज अगले वाक्य में है, तो नाउ डेज भी हमें यही बताता है कि वाक्य कंटिन्यूटी वाला है, प्रेजेंट का है, तो हम लिखेंगे इसको, फिर वही लिख लो आप, इज एम और आर, वर्क के ING लगा दो, वर्क और ING वर्किंग। तो इसका उत्तर क्या हो गया, आई है तो आई के साथ में एम आता है ना, तो इज को हटा दिया और आर को हटा दिया, तो उसका उत्तर क्या हो गया, आई एम वर्किंग ऑन ए प्रोजेक्ट नाउ ए डेज। यहाँ कीवर्ड या मुख्य शब्द कौन सा है, यह है नाउ ए डेज, बता रहा है कि ये प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस है। ऐसे ही अंत में थोड़ा इसको अलग कर दिया है मैंने आपको, इस वाक्य को बना दिया प्रश्नवाचक, और प्रश्नवाचक वाक्य आपने पीछे देख चुके हैं पहले ही। उसमें क्या होता है कि हेल्पिंग वर्ब पहले आ जाती है, तो इसमें आपको 2 खाली स्थान मिलेंगे, और 2 इसीलिए हैं क्योंकि एक में आएगी प्रश्नवाचक है, इसका मतलब शुरू में हेल्पिंग वर्ब आएगी, ये सब्जेक्ट आएगा और बाद में वर्ब आती है, इतना याद कर लें। और अभी मैं बताता हूँ आपको कि इस वाक्य में एक शब्द आ रहा है वो है प्रेजेंटली, और प्रेजेंटली भी क्या इशारा कर रहा है कि यहाँ हमें इज एम आर और वर्ब के ING लगानी है। समझ गए क्या आप, बहुत आसान लगा, प्रेजेंटली आ गया। अब हम भरते हैं इस वाक्य में, और इसमें आएगा क्या इज एम आर, तो शुरू में हम रख लेते हैं इज एम आर, इज एम और आर, और इस खाली स्थान में लिखेंगे हम वर्ब की फॉर्म, तो वर्ब की फॉर्म के लगाना हमें ING WATCH, और इसके ING लगा दो आप, ये लग गया ING, तो ये इसका उत्तर हो गया। अब हमें यहाँ ये चाटना है कि यू के साथ में कौन सा फिट बैठ रहा है, तो यू के साथ में कौन सा आता है आप जानते हैं, यू के साथ में आता है आर। एम और इज दोनों एक वचन के लिए आई के लिए हैं, तो उसको हमने हटा दिया है, तो उत्तर क्या हो गया, उत्तर हो गया आर, क्योंकि ये पहला शब्द है, पहला शब्द हमेशा ए बढ़ाता है, या अर्थात उसका पहला अक्षर बढ़ाता है, तो ये हो गया आर यू वॉचिंग ए मूवी प्रेजेंटली, और अंत में क्या है प्रश्नवाचक चिन्ह। तो इस प्रकार से आपने ये ऐसे कुछ एग्जाम्पल देखे हैं जो आपको बिना ये बताए कि आप प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस की फॉर्म लिखिए, ये आपने इस सरल तरीके से कर लिए हैं। और इसी कड़ी में मैंने कुछ और भी ऐसे एग्जाम्पल आप बना सकते हो। ये शब्द हैं एट दिस टाइम, एट करंट टाइम, एट प्रेजेंट टाइम, ये शब्द या शब्दों का समूह भी आपको इस चीज़ को सुनिश्चित करने में सहायता करेगा कि अभी एक्शन चल रहा है, काम हो रहा है, अर्थात हमें इसमें इज एम आर और वर्ब के ING लिखनी पड़ेगी। कर सकते हो क्या, चलो अच्छी बात है। इतना करने के बाद में आप एक पीछे वाले जो अपने वीडियो दिए हैं उनका हल्का सा 1 मिनट का रिवीजन करते हैं। अभी तक हमने पढ़ लिए हैं प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस पढ़ लिया है, पास्ट इंडेफिनिट पढ़ लिया है और फ्यूचर इंडेफिनिट पढ़ लिया है, और आज पढ़ा हमने प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस। बच्चों आपके केवल तुलना के लिए मैंने बताया कि आपको साथ साथ याद होता रहे, क्यों अभी आगे बढ़ते जाएंगे, अपने को जाना 12 टेंस बनेंगे ऐसे। तो प्रेजेंट इंडेफिनिट में आपने काम में लिया है मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, आपको याद होगा। पास्ट इंडेफिनिट में आपने लिया है मेन वर्ब की सेकंड फॉर्म, याद रखें इसको। ऐसे फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस में आपने लिया है विल और सेल, और साथ में मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है। देखो मेन वर्ब फर्स्ट फॉर्म यहाँ भी है, लेकिन यहाँ दोबारा आ रही है, लेकिन किसके साथ में आ रही है, ये आ रही है विल और सेल के साथ, ये अंतर है। और जो आज आपने पढ़ा है प्रेजेंट कंटिन्यूअस, वो है इज एम आर और वर्ब के ING। और ये जो पैटर्न है, अगेन मैं आपको बार बार बताता रहता हूँ, यही आपको टेंस की जानकारी देता है, अर्थात यही टेंस है, ये वाले और ये वाले टेंस नहीं है। केवल टेंस यही बताता है आपको, वर्ब की फॉर्म देख करके या इसके साथ में कौन सी हेल्पिंग वर्ब जुड़ी है, इसी से आपको पता लग जाएगा कि ये ऐसा वाला या वैसा वाला टेंस है। अब इसमें आगे एक चीज़ और बता दूं मैं आपको,
तो ये कौन से दिया है, जो पहले वाला है प्रेजेंट इंडेफिनिट, ये याद कर लें आप बच्चों कि हमेशा इसमें हेल्पिंग में आती है डू और डज। ऐसे ही पास्ट कंटिन्यूस में आती है डिड। ऐसे ही फ्यूचर इंडेफिनिट में आती है विल और शैल। ऐसे ही लास्ट में प्रेजेंट कंटिन्यूस में आती है इज, एम और आर। तो ये अभी मैंने आपको एक समरी के रूप में अभी तक जो आपने टेंस पढ़े उनकी भी जानकारी दे दी है, और साथ साथ में प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस की जानकारी भी दे दी है। मैं समझता हूँ कि आपको ये पढ़ाने का तरीका बहुत अच्छा लगा होगा, आपने याद भी कर लिया होगा। और यदि आपने याद कर लिया है तो ज़रूर जो आपका लाइक बटन है उसको दबाएं। और अंत में इस वीडियो को ये कहते हुए समाप्त करते हैं कि आपको कोई सुझाव है इस संबंध में तो आप हमें सुझाव ज़रूर दें, और आगे कौन सा टॉपिक पढ़ने की इच्छा रखते हैं वो भी आप कमेंट बॉक्स में लिखें। थैंक यू। जय हिंद। हैव ए गुड डे।